Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our 11th exercise of previous year questions based on sentence improvement or phrase replacement. So here your exercise is on your screen and here we go with the first sentence. ध्यान देंगे बेटा. I decided to call out. बेटे I decided. जहां कहीं भी आपको ये शब्द नजर आता है decided, इसके साथ to infinitive का प्रयोग करते हैं. तो ये to call यानी to के साथ फर्स्ट फॉर्म तो आएगा ही आएगा. Call out. Call out का मीनिंग क्या होता है? आप कहते हैं he called out my name. उसने मेरा नाम पुकारा. तो उस पुकारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? Call out का. अब देखना है कि हमें आउट की जरूरत है या नहीं है. टू वेरियस बुक स्टोर्स. अब बेटे बहुत सारे बुक स्टोर्स को पुकारेगा, यहां गड़बड़ हो गई. इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो हमारा हो नहीं सकता. इन द एरिया टू सी इफ एनी ऑफ देम हैड द बुक आई नीडेड. इसका मतलब क्या है कि उस बंदे ने बुक स्टोर्स को विजिट किया है. विजिट करने के लिए कॉल आउट तो गलत हो जाएगा. He called on me yesterday. कल वो मुझसे मिलने आया था, मुलाकात की. वहां पर कॉल ऑन का प्रयोग करते हैं, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. कॉल अराउंड ये विजिट करने वाली सेंस में आ जाता है. जब आप पर्पसफुली किसी जगह को विजिट करते हो वहां पर हो सकता है. कॉल ऑफ आप क्या कहते हो बेटा? द लेबरर्स हैव कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक. मजदूरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है. उस हड़ताल खत्म करने के लिए क्या लगाते हैं? कॉल ऑफ. तो हमारा यहां पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले में कॉल अराउंड. दिस लेसर नॉन हेरिटेज बिल्डिंग इज सो ब्यूटीफुल एज द रेड फोर्ट. अब इसके अंदर उसने कहीं किसी चीज को अंडरलाइन नहीं कर रखा. इसका मतलब हमें पूरी की पूरी स्टेटमेंट को सही करना है, यानी रिप्लेस तो होगी ही होगी, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. अब इसको देखते हैं बेटा. दिस लेस नॉन हेरिटेज बिल्डिंग इज मच ब्यूटीफुल देन. अब एक चीज देखिए, मच आया, मच के साथ देन नहीं आ सकता. इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगी. दूसरी बात, दिस हेरिटेज बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज द रेड फोर्ट. बेटे ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अंदर यहां लेस का प्रयोग नहीं किया, नॉन का प्रयोग नहीं किया, सिंपली लिख दिया उसने. तो वैसे तो स्टेटमेंट सही है ग्रामेटिकली. तो आगे देखते हैं. दिस लेसर नॉन हेरिटेज बिल्डिंग इज वेरी मच ब्यूटीफुल एज द रेड फोर्ट. बेटे वेरी मच और एज का कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो सी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. अब अगले को देखते हैं. दिस लेसर नॉन हेरिटेज बिल्डिंग इज एज मच ब्यूटीफुल एज द रेड फोर्ट. ये पूरी तरह से सही है हमारा. क्यों सही है? कारण भी जान लीजिए. जब हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट को देखा, हमने लगाया व्हाट इज सो ब्यूटीफुल, तो हमारा निकल के आया सब्जेक्ट द लेसर नॉन हेरिटेज बिल्डिंग. बिल्डिंग हमारा सब्जेक्ट है. ये सारे के सारे किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? आपके बिल्डिंग को क्वालिफाई कर रहे हैं. तो ये सारे मॉडिफायर्स हो गए. बिल्डिंग के बाद हमारा वर्ब क्या आया? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो इज आ गया. ये भी बिल्कुल ठीक है. लेकिन हमारी स्टेटमेंट क्या है? अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, स्वीकारात्मक वाक्य है. जब वाक्य स्वीकारात्मक है तो उसमें सो का प्रयोग नहीं किया जाता. आपके पास 2 चीजें होती हैं. एक होता है एज एज, एक होता है सो एज. जो इनका प्रयोग जब हम करते हैं कंपैरिजन के लिए, किस अर्थ में? इतना जितना के अर्थ में. तो बेटे एज का प्रयोग अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों में किया जा सकता है. जबकि जो सो होता है इसका प्रयोग केवल नेगेटिव में होता है, कभी भी अफर्मेटिव में नहीं होता. तो ये सो तो हमारा कट जाएगा यहां पर. इसीलिए हम किसकी तरफ जाएंगे? एज मच ब्यूटीफुल एज द रेड फोर्ट. अब हम नंबर 1 पर किसको रखेंगे? डी ऑप्शन को. और नंबर 2 पर किसको रखेंगे? बी ऑप्शन को.
तो हमेशा याद रखना, अगर हमें इस तरीके से यहां चूज करने को दिया जाए तो हम क्या करेंगे, 1 पे आ जाएगा डी ऑप्शन और सेकंड पे क्या आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। इट वॉज द होम मिनिस्टर। अब यहां भी जान लीजिए बेटे, ये इट डमी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। आप कहते हो इट्स आई, इट्स ही, इट वॉज शी, ऐसे बोलते हो। जब हम किसी चीज को जोर देकर बोलते हैं वहां पर इस प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाता है। इट वॉज द होम मिनिस्टर, यहां तक ये ठीक है। ऑफ द कंट्री, ये भी ठीक है। हु टुक द डिसीजन, अब यहां पर वॉज था तो यहां पर टुक भी ठीक है। टू चेंज अ लॉज पर्टेनिंग टू माइग्रेशन, आ लॉज, यहां पर आ लिखा सिंगुलर है, यहां लॉज लिखा प्लूरल है, यानी गड़बड़ इसमें हो सकती है। और आगे देखते हैं, टू माइग्रेशन ऑफ पीपल, ये भी ठीक है। फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, बाकी सारा ठीक है। इसका मतलब एरर हमारा इस पोजीशन पे है। अब यहां पर हमारा नो एरर तो हो नहीं सकता। एन होम मिनिस्टर, बेटे होम से पहले एन नहीं लगेगा, अ लिखना चाहिए था या द लिखना चाहिए था, द होम मिनिस्टर, ये तो हमारा गलत हो गया। द माइग्रेशन, बेटे टू माइग्रेशन, अगर पर्टेनिंग के साथ टू नहीं लगाया तो फिर बात बिगड़ जाएगी। क्या आ जाएगा, द लॉज पर्टेनिंग, हमारा बन जाएगा ये। आगे बढ़ जाते हैं। द फिल्म रिसीव्ड क्रिटिकल एक्लेम फॉर बीइंग अ मोर इनोवेटिव मूवी ऑफ द ईयर। अब एक एक को देखते हैं। द फिल्म हमारा सब्जेक्ट है, रिसीव्ड पास्ट टेंस आ गया। क्रिटिकल एक्लेम, ये भी ठीक है। फॉर बीइंग, ये भी ठीक है। अ मोर इनोवेटिव, अब एक चीज को देखेंगे, यहां पर मोर का प्रयोग किया गया है। अगर मोर आपने लगाया है तो आगे देन आना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो देन आएगा वहां पर, वो तो कहीं पे दे ही नहीं रखा। इसका मतलब क्या हुआ, एरर इस भाग में है। अब क्या देखेंगे, फिल्म रिसीव्स, आहा, एक्लेम एट, ना बेटे। फिर कहता है इन द ईयर, ये भी गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एन इनोवेटिव। अब यहाँ एन क्यों आया, क्योंकि यहां पर ए आ ई की ध्वनि आई है इनोवेटिव में। अगर क ख ग घ ड़ की आवाज आती तो अ का प्रयोग करते, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर एन इनोवेटिव मूवी ऑफ द ईयर। आई विल डेफिनेटली रिटर्न, अब यहां पर देखेंगे, आई सब्जेक्ट है, विल मॉडल है, डेफिनेटली, बेटे डेफिनेटली क्या है, यहां पर एडवर्ब बन के आया। उसके बाद रिटर्न, ये भी ठीक है। योर नोट्स, ये भी ठीक है। यहां तक तो कोई भी दिक्कत है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं। एट सैटरडे इवनिंग, अब एट सैटरडे इवनिंग तो होता नहीं, यहां पर ऑन सैटरडे इवनिंग होना चाहिए था। शनिवार की शाम को लौटा दूंगा, तो ये एट तो कट जाएगा। अब नो इंप्रूवमेंट तो एलिमिनेट हो जाएगा बेटा। दूसरी बात, रिटर्न्ड, अब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि मॉडल्स के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, तो रिटर्न तो आ नहीं सकता, ये कट गया, तो ये पूरा का पूरा एलिमिनेट कर दिया। रिटर्निंग, ये भी गलत हो गया। नो इंप्रूवमेंट पहले ही एलिमिनेट हो चुका, तो क्या आ जाएगा, रिटर्न योर नोट्स बाय, यानी उस समय तक रिटर्न करने की बात कर रहा है वो, तो यहां टाइम के लिए क्या लगाया, बाय। माई सिस्टर रिजेंबल्स, माई सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। रिजेंबल्स आपका बिल्कुल ठीक है। टू माई मदर आ लॉट इन लुक्स एंड इन टेम्परामेंट। अब बेटे जो रिजेंबल शब्द होता है इसके साथ मुद्दा उठता है टू लगाएं या विद लगाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके साथ कभी भी कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाई जाती, ये अपने आप में कंप्लीट होता है, तो यहां पर टू नहीं लगेगा। रिजेंबल्स माई मदर, बस इतनी सी बात है। हाँ, यदि आप इसकी जगह फ्रेज यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा, टेक आफ्टर, राज टेक्स आफ्टर हिज फादर, राज की शक्ल अपने पिताजी से मिलती है, तो यहां पर माई सिस्टर रिजेंबल्स, अब पहला तो हमारा ड्रॉप करना पड़ेगा, ये भी गलत हो गया। रिजेंबल्स हो सकता है, हैज रिजेंबल्ड टू, इसमें भी टू लगा रखा है। नो इंप्रूवमेंट पहले ही एलिमिनेट हो चुका, हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर पूरी तरह से सही है।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ स्किल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दैट कैन सिग्निफिकेंट इनहेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अब एक चीज देखिए, यहां पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ स्किल दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैन एक मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आती है, एनहेंस ये भी ठीक है, लेकिन जो ये बीच में शब्द आया है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट तो एक एडजेक्टिव है, हमें जरूरत किसकी है, एडवर्ब की। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा यहां पर ये फिफ्थ में डेफिनेटली आया था, अगर वहां पर डेफिनेट लगा देंगे बात बिगड़ जाएगी। विल मॉडल है, रिटर्न फर्स्ट फॉर्म है, तो डेफिनेटली लिखा था, वैसे ही यहां पर आना चाहिए सिग्निफिकेंटली, इसका मतलब यहां एरर आ गया। इससे क्या पता चला कि नो इंप्रूवमेंट तो भिड़ते ही गया हमारा। विच कैन सिग्निफिकेंट, बेटे कैन आया ठीक है, सिग्निफिकेंट फिर गलत हो गया, इनहेंस्ड वैसे नहीं आ सकता, ए पूरी तरह से गलत हो गया। विच कैन सिग्निफिकेंटली एनहेंसिंग, बेटे यहां तक तो ठीक है, एनहेंसिंग नहीं आएगा। विच कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस, क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। वी हैव रिसीव्ड, वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव प्लूरल वर्ब आया, इसके साथ एक्शन थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गई, यहां तक पूरी तरह सही है। नो इंफॉर्मेशन इसका ऑब्जेक्ट है। सो फार अभी तक, सो फार, यट, एज यट, ये क्या बताते हैं, उस समय के बिंदु तक कोई काम नहीं हुआ है, तो यहां तक ये ठीक है। लेकिन अगर आपने सो फार के साथ इकट्ठा ही टू को पढ़ लिया तो आप अटक गए। तो हमेशा कोलोकेशन के हिसाब से आप अपने सेंटेंस को जस्टिफाई करने की और टुकड़ों में विभाजित करने की कोशिश करेंगे, तो यहां तक ठीक है। टू द मेन आइलैंड, अब एक चीज बताइए, इंफॉर्मेशन मिली है, मेन आइलैंड से मिलेगी ना, मेन आइलैंड को थोड़ी ना मिलेगी, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो आ नहीं सकता, हम पहले वाले को एलिमिनेट कर देंगे। सो फारदर आ नहीं सकता, सो फार तक हमारा पूरी तरह सही है। सो फार फ्रॉम हो सकता है, सच आएगा नहीं, क्या आ जाएगा बेटा, सी ऑप्शन, सो फार फ्रॉम द मेन आइलैंड। When he was falsely accused, ही हमारा सब्जेक्ट है, when एक कंजंक्शन है, was आया, was के साथ accused आया, पैसिव वॉइस आ गया, falsely एक एडवर्ब आ गया। of embezzlement, embezzlement होता है बेटे गबन, जब किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर पैसे के लेन देन में कोई भी गड़बड़ घोटाला होता है, दैट इज embezzlement। और किसी चीज की खरीद फरोख्त में जहां गड़बड़ घोटाला किया जाता है वो होता है स्कैम। अब यहां तक हमारा ठीक है। When he was falsely accused of embezzlement, he was beside himself in anger। अब यहां देखेंगे, एक होता है beside, एक होता है besides। beside का एक मीनिंग तो क्या होता है, by the side of somebody or something, के साथ, के पास, लेकिन यहां पर एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है अगल बगल, आजू बाजू, सटा हुआ, यानी एडजेसेंट, एडजॉइनिंग, कॉन्टिग्यूअस, उसके लिए यूज किया जाता है। बिसाइड, आपसे पूछा जाता है हाउ आर यू, यू सिंपली रिप्लाई आई एम बिसाइड माई सेल्फ विद जॉय, यानी फूला नहीं समा रहा हूं, वहां पर क्या लगाते हो, बिसाइड का प्रयोग करते हो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी ठीक हो सकती है, ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ इन एंगर, पूरी तरह सही हो सकती है। दूसरी बात होती है बिसाइड्स, बिसाइड्स का एक मीनिंग होता है एक्सेप्ट और लीविंग समबडी असाइड, किसी को छोड़कर, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, बिसाइड्स का। बिसाइड्स राज, नोबडी केम टू मीट मी इन द हॉस्पिटल, सिवाय राज के कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। दूसरा बिसाइड्स का मीनिंग होता है बेटे इन एडिशन टू समथिंग और अपार्ट फ्रॉम समथिंग। इसका क्या अभिप्राय है, एक चीज के साथ साथ दूसरी चीज भी। बिसाइड्स फीडिंग द डॉग, फॉर एग्जाम्पल रानी गेव द बैगर ए ड्रेस ऑफ हर फादर्स बिसाइड्स फीडिंग हिम। भिखारी को खाना खिलाने के साथ साथ रानी ने क्या किया, एक जोड़ा कपड़े भी दे दिए अपने पिताजी के, तो वो क्या था, इन एडिशन टू समथिंग। वहां पर क्या लगाते हैं आप,
बिसाइड्स लगाते हैं। अब यहां पर देखते हैं, नो इंप्रूवमेंट हो सकता है, वेंट बिसाइड बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर कहता है वर बिसाइड, वर आ नहीं सकता क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये गलत हो जाएगा। वॉज बिसाइड्स आएगा नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा बेटे, नो इंप्रूवमेंट, ये हमारा बन जाएगा। शी इज मैरिड विद, अब यहां पर देखेंगे बेटा, शी इज मैरिड विद, शी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा बी का रूप आ गया, मैरिड आ गया, थर्ड फॉर्म लगा दी, पास्ट पार्टिसिपल यानी पैसिव वॉइस। बेटे जब मैरी वर्ब का प्रयोग एक्टिव में करते हैं तो प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं, राम मैरिड सीता, इसके अलावा यहां पर कोई जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब हम दूसरी चीज देखते हैं, ये तो पैसिव में है, पैसिव में है तो इसके साथ विद तो लगाया नहीं जाता, इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको तो एलिमिनेट कर देंगे। अ रिच बिजनेसमैन, अब यहां पर हैज मैरिज, हैज के साथ मैरिज गलत हो गया, इज मैरिड, ये विद तो फिर भी नहीं आएगा, इज मैरिड टू बेटे हो सकता है, हैज मैरिड फिर से विद आ गया, क्या आ जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। शी इज मैरिड टू अ रिच बिजनेसमैन एंड हैज इनफ मनी टू स्प्लर्ज ऑन लग्जरीज। ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तो इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।